गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी का दाना एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th फिजिक्स। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ये फिजिक्स है भारतीय भवन का हम फिजिक्स पढ़ते हैं, जिसमें से पहला चैप्टर का हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। पहला चैप्टर क्या है? प्रकाश का परावर्तन। अति लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं। अभी अति लघुत्तरीय प्रश्न में क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है जो समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश की किरण कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है। यहाँ हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न है। अति लघुत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय अति लघुत्तरीय प्रश्न। चैप्टर 1 है प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है जो समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश किरण की कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है। क्वेश्चन क्या है? जो समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश किरण की कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है। तो आंसर होगा केवल एक ही। आंसर क्या होगा? केवल एक ही। मतलब एक ही किरणें क्या हो सकता है? परावर्तित हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? जो समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है। दूसरा क्वेश्चन है समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होगी या परावर्तित होती है। तो इसका आंसर होगा समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो इसका आंसर होगा समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट आती है। अर्थात जो है समतल दर्पण जो भी किरण लंबवत करेगा वो क्या होगा? जिस रास्ते से वो जाएगी उसी रास्ते से वापस भी हो जाएगी। तो इसलिए लिखे हैं समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट आती है। अब तीसरा क्वेश्चन है जो समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होता है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है जो समतल दर्पण पर
समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होता है? तो आंसर होगा 0 डिग्री। आंसर क्या होगा? 0 डिग्री। क्यों होगा 0 डिग्री? क्योंकि समतल दर्पण में जिस रास्ते से आपतित किरण आती है उसी रास्ते से वापस हो जाती है। जब उसी सेम रास्ते पर वापस होगा तो कोण बनेगा ही नहीं। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? जो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? चौथा क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो आंसर होगा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है? 2 नियम है। पांचवा क्वेश्चन कहता है जो समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है? तो क्वेश्चन है पांचवा, समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है? तो इसमें क्या होता है? समतल दर्पण में जो है वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होता है। तो समतल दर्पण में वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होती है। अर्थात इसमें समतल दर्पण में क्या होता है? वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों क्या होता है? बराबर होती है। अब छठा क्वेश्चन क्या कहता है? गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? उनके नाम लिखें। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? उनके नाम लिखें। तो आंसर होगा गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। तो कहता है उनका नाम भी लिखने के लिए तो कौन होगा? पहला अवतल दर्पण, दूसरा
उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन में है जो गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है? गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है? गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है? तो इसका आंसर होगा गोलीय दर्पण में ध्रुव से गोलीय दर्पण में ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? 8वां नंबर क्वेश्चन में कहता है जो अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा दे। क्या कहता है? अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा दे। अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा दे। परिभाषा दें। तो इसका आंसर होगा जो किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। अब 9 नंबर क्वेश्चन होगा। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है जो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जिसको हम F कहते हैं, फोकस दूरी और F से डिनोट करते हैं, और उसकी वक्रता त्रिज्या
वक्रता त्रिज्या, उसकी वक्रता त्रिज्या r से डिनोट करते हैं। त्रिज्या में क्या संबंध है, क्या संबंध है, संबंध है। तो इसका होगा जो f बराबर r/2, क्या होगा, f बराबर r/2, अर्थात गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। अब 10 नंबर क्वेश्चन होगा। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है जो एक दर्पण का नाम बताएं जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे सके। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 10 नंबर में जो एक दर्पण का नाम बताएं जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे सके, प्रतिबिंब का मतलब छाया कह सकते हैं। तो इसका आंसर होगा जो अवतल दर्पण। क्या होगा आंसर, अवतल दर्पण। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है जो एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है 11 नंबर में, 11 नंबर में क्वेश्चन है जो एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए, वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ध्रुव तथा दर्पण। ध्रुव पर अब अगला क्वेश्चन है, एक बार इस क्वेश्चन को अगर देख ही लेते हैं। जो एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए। तो यहाँ एक पाई चार्ट दिया हुआ है, पाई चार्ट में भी हम स्पष्ट देख लेते हैं। आभासी और क्या कहता है, आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए तो अवतल दर्पण में 2 जगह होगा, एक तो ध्रुव पर होगा, एक दर्पण के पीछे होगा। तो क्या होगा, एक ध्रुव पर और एक ध्रुव पर और एक तो ध्रुव पर होगा और दूसरा होगा दर्पण के पीछे। दूसरा क्या होगा, दर्पण के पीछे। अर्थात अगर हम एक बार वस्तु को दर्पण के ध्रुव पर रखें तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा और एक बार दर्पण के पीछे रखें तो क्या हो जाएगा, वो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो ये 2 स्थान है जहाँ पर रखने से वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी बनेगा। अब हम देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन। 12 नंबर के क्वेश्चन में कहता है जो यदि कोई वस्तु
किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है। तो इसका आंसर होगा वक्रता केंद्र पर ही। अगर वस्तु को हम अवतल दर्पण में जो है वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। और कैसा होगा, तो उल्टा होगा, और कैसा होगा, तो वस्तु के बराबर होगा। मतलब जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा प्रतिबिंब भी बनेगा, और वस्तु के बराबर। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है जो वस्तु दूरी u का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है। कहता है वस्तु दूरी u का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है। तो आंसर होगा ऋणात्मक। क्या होगा, ऋणात्मक। क्योंकि अगर ये ऐसे अवतल दर्पण होगा तो अवतल दर्पण की इधर सामने रखेंगे तो अवतल दर्पण के सामने की दूरी क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है। यहाँ पर हम ये ऋणात्मक हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ऋणात्मक। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन में है जो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, क्या है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, 10 सेंटीमीटर है ना, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। क्या
होगी। तो आंसर इसका संकेत दिया ही है, दिया है जो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, प्रतिबिंब क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा। कैसा बनेगा, तो वास्तविक और वस्तु की अपेक्षा उल्टा होगा। फुल स्टॉप होगा। अब 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में कर दीजिए। अब इससे ज़्यादा बनाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इससे नेक्स्ट जो है, इसमें टोटल अति लघुत्तरी में कितना दिया हुआ है, 27 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें अभी हम 14 तक कंप्लीट कर दिए हैं। अब इससे आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।